स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में जो सियासी लड़ाई चल रही है वही लड़ाई इस वक्त दिल्ली में भी चल रही है, क्योंकि बिहार की पूरी सियासी बिरादरी जो है, राजनीतिक बिरादरी जो है, वो इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए है। चाहे वो जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के हो या आरजेडी के हो, ये तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में चुनावी कवायद में, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। अपने अपने प्रत्याशियों या अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं जो बिहार में उठाए जा रहे थे। जैसे बिहार में सीएए और एनआरसी को लेकर मुद्दा उठ रहा था, वही मुद्दा यहां दिल्ली में भी उठाकर और उसमें केंद्र सरकार को या बीजेपी और जेडीयू को घेर रहा है विपक्ष। जवाब में बिहार में 15 साल के लालू प्रसाद के शासन को मुद्दा बनाकर बिहार में आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं। इस बीच में तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में या ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उसमें तंज कसा अमित शाह और नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपने महबूब नेता अमित शाह से मिलने के लिए उनके साथ मंच पर खड़े हुए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने। इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार भी किया है। और एनआरसी को लेकर आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार की तरफ से सदन में लिखित में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल एनआरसी का कोई प्लान नहीं है। कि जो महबूब शब्द का इस्तेमाल किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू ने कहा कि अगर महबूब का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, तो ये उन्हीं के लिए खतरा है। वो समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि कितना उनके लिए मुश्किल हो सकता है आगे भविष्य में सियासत करना अगर बीजेपी और जेडीयू में इसी तरह का प्रेम बना रहा तो। खैर, फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आजमी बारी भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों कहा गया और इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है। आजमी बारी साहब, स्वागत है आपका। जरा बताइएगा, ये जो बयान आया है तेजस्वी यादव का, ये ट्वीट के जरिए उन्होंने जो बोला या फेसबुक पे पोस्ट किया, बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक खत लिख डाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो शब्द लिखा कि नीतीश कुमार अपने महबूब नेता अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे कि तेजस्वी यादव को या विपक्ष को कोई पीड़ा है कि जेडीयू और बीजेपी साथ क्यों हैं। भाई, ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है कि कोई दल किसी के साथ गठबंधन कर रहा हो और उसके नेता के साथ मंच साझा कर रहा हो। यह पीड़ा जताकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये जता रहे हैं कि हां, वाकई वो बहुत मुश्किल में है अगर बीजेपी और जेडीयू के नेता में आपसी बहुत ज्यादा सामंजस्य है तो। कात्यायन जी, जो प्रश्न आप किया है इसका सही जवाब तो आरजेडी के प्रवक्ता दे सकते थे, लेकिन जहां तक आपने मुझसे किया और जहां तक मैं समझ रहा हूं, महबूब वर्ड कोई खराब वर्ड नहीं, अच्छा वर्ड है। लेकिन तेजस्वी जी ने जो किया है उससे ये महसूस होता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जितना कि जैसे हमको भी जानकारी और आपकी जानकारी है, 80% बीजेपी के लोग आज नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से भी जेडीयू के साथ हम चुनाव अगला लड़ें। और सिर्फ एक आदमी किसी न किसी तरह से सांठगांठ से नीतीश जी का और अमित शाह का हो चुका है और उसकी वजह से ये बात बनती नजर आ रही है। कितने दिनों तक बनेगी, कितने दिन तक रहेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है आज इस तरह के हालात का कि ट्वीट करना पड़ रहा है बताने के लिए कि भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कुछ दिनों तक तो जिन शब्दों का प्रयोग करते रहे और जिस तरह से प्रयोग करते रहे और वो कहते रहे जेडीयू के नेताओं के बारे में और जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहते रहे, उसके बाद भी ये गठबंधन किस तरह चलेगा ये समय बताएगा। ये आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चुनाव ये देखिए, ये आप भी जानते हैं कि महबूब उन्होंने यूं ही तो लिखा नहीं है, उन्होंने जाहिर तौर पर तंज कसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लिख दिया कि बहुत ज्यादा प्रेम है। वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। अब व्यंग्यात्मक टिप्पणी किस मकसद से वो कर रहे थे, खैर वही बताएंगे। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी एक टिप्पणी लेंगे। डॉक्टर संजय, आप जरा बताइएगा कि ये जो शब्द है जिस प्रयोग किया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजस्वी उस पीड़ा से नहीं निकल पा रहे हैं कि आखिर जेडीयू बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन में क्यों गई। लग रहा है कि वो 2017 की पीड़ा अब तक उनको साल रही है। निश्चित रूप से पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, वो व्यंग्य में कहें, तंज में कहें, उनके भावार्थ निहितार्थ जो हो, लेकिन पार्टियां आते रहती हैं और ठीक है, कभी जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ भी थी, आज जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी के साथ है और अगर कोई दो बड़े राष्ट्रीय नेता
मंच शेयर करते हैं तो ट्वीट के तौर पर ही आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये महबूब, एक बार आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी के लिए यूज कर दिया था वर्ड मीडिया का डार्लिंग, तो ये चीजें भी लोगों को बहुत सूट नहीं किया था और इसका रिएक्शन आया था। मैं कहता हूं कि इनको भी इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, वो मंच साझा कर रहे हैं, चीजें क्या होगी, वो प्रेम क्या रंग लाएगी, या वो रिश्ते जो हैं वो परिणाम में कितना तब्दील कर पाएगी, ये तो बात की चीज है। लेकिन ऐसे शब्द जो कहीं चुभे, ऐसे शब्द जो किसी को कहीं ना कहीं से उचित नहीं लगे, ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द, ऐसे तंज से, और तेजस्वी जी की उम्र बहुत कम है, अभी इनको लंबी दूरी पर जानी है, तो कम से कम जो शब्दों की मर्यादा है। डॉक्टर संजय, आप उसी मुद्दे पर आ गए जो शायद मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा था कि सियासत में यह जरूरी नहीं होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हो उनकी उम्र एक हो, उम्र में फर्क होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई होती है, टकराव होता है। फिर भी एक लिमिट के बाद मुझे लगता है कि जनता यह महसूस करती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं अपनी कम उम्र के बावजूद बड़बोले कहीं हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार या अमित शाह की उम्र जो है उसमें जो फर्क है या जो कद का फर्क है, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की यह बात शायद जनता भी पता नहीं सही तरीके से ले या ना ले। नहीं, मेरे मन की बात आपने कर दी और मैं वही कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को अपनी धार, अपनी शिष्टता, अपनी मर्यादा, खास करके शब्दों की मर्यादा के माध्यम से राजनीति में और मजबूत होने की जरूरत है, न कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो कहीं से, अब एक तरफ उनको चाचा कहते हैं, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, सत्ता में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सत्ता से बाहर हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन शब्दों की मर्यादा का तो ख्याल पार्लियामेंट में रखा जाता है, हाउस में रखा जाता है। और तेजस्वी जी ट्वीट करके भी अगर इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं तो मेरी समझ है कि ऐसे शब्दों से बचनी चाहिए। और इसके लिए तो सबसे बड़ी और भी बहुत सारे शब्द, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। अगर इस तरह के शब्द और व्यंग्यात्मक कार्यकर्ता करें, भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, उतनी मर्यादा तो आपको भी होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं। खैर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद झा जी भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, आनंद जी, आपका भी स्वागत है। आपको थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन इस वक्त चूंकि हम चर्चा के साथ वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू और जगता बाबू भी थे, वो भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी जी को बचना चाहिए था। बिल्कुल आनंद झा जी, ये चूंकि हम बात उस पर कर रहे थे, हालांकि बाद में एनआरसी वाले मुद्दे पर आए, उससे पहले हम चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर बात हो कि तेजस्वी यादव ने जो महबूब शब्द का प्रयोग किया, कांग्रेस कह रही है कि हो सकता है उसका मतलब बहुत अच्छा था, कि दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता है, इस नाते भी बोला जा सकता है, ये कोई अपशब्द नहीं है या गाली नहीं है, वाकई नहीं है। लेकिन जिस लहजे में या जिस अंदाज में या जिस सोच के साथ कहा गया, उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा कि समाजवाद का नाम बेच करके जो साम्राज्यवाद की स्थापना करे, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी समाजवादी करते करते, और हमेशा उनका जो रहा उलझुल बोलना, किसी भी तरह से मतलब मर्यादित बात न करना, उसी परंपरा में साम्राज्य की स्थापना जब उन्होंने राजनीति में कर दिया है, लालू परिवार कहा जाता है आज की तारीख में, लालू कुनबा कहा जाता है आज की तारीख में, तो उस साम्राज्यवादी व्यवस्था में कितने लोग सक्षम हैं राजनीति में और समाजवाद के सिद्धांत को लेकर के, ये आपको देखना होगा। और आप भी इतने दिनों से मीडिया में हैं और बिहार की जनता देख रही है, इसीलिए लालू यादव जी के परिवार की इस तरह की गत हो गई है। यदि राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक सूचिता, बातचीत का ढंग ये ना हो तो आप किस तरह से समाज की सेवा और किस तरह से राजनीति करेंगे? किस तरह से आप मतलब जनता की, प्रदेश की जनता की चिंता करेंगे? ये मर्यादा को इन लोगों ने समाप्त कर दिया है। उसका मूल कारण साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई है। कोई अगरे और पिछड़े की राजनीति करके गठबंधन टूटना, पुराना गठबंधन टूटना, नया गठबंधन बन जाना, यह भी देश में हर जगह होता है, हर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज से या उनके शब्दों से लगता है कि शायद 2017 की पीड़ा अब तक उनके मन में बैठी हुई है कि आखिर जेडीयू बीजेपी फिर एक साथ क्यों आए। उस पीड़ा से वो निकल नहीं पा रहे और शायद उसी के बयानबाजी के रूप में यह सामने आया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही प्रवृत्ति इनकी है और वो ये खंभा नोचने में लगे हुए हैं, उलझुल बोलते हैं, किसी भी तरह की मर्यादा की बात नहीं करते हैं, किसी भी तरह के सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। इनको प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। उलझुल बोलना इनके लालू जी की जो परंपरा रही है उसको कैरी कर रहे हैं और साम्राज्यवादी व्यवस्था में चल रहे हैं ये लोग।
चलिए, खैर हमारा ये एक बयान था कि इस बयान को लेकर हम चाहते थे कि एक चर्चा हो। एनआरसी पर आते हैं। आजमी बारी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। एनआरसी को मुद्दा बिहार में भी बनाया जा रहा था। बार बार यह सत्ता पक्ष कह रहा है कि सीएए को जबरदस्ती एनआरसी से जोड़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। क्या अब मानते हैं कि आपका जो यह मुद्दा था, जिससे दिल्ली में भी बार बार चुनाव प्रचार में, चुनावी रैलियों में बोला जा रहा है, लेकिन उसे अचानक से एक झटके से जमीन के नीचे से खींच लिया बीजेपी ने? केंद्र में आज लिखकर केंद्र सरकार ने दे दिया, सदन में लिखित, मतलब ऑन रिकॉर्ड बयान दे दिया कि फिलहाल एनआरसी की देश में चर्चा ही नहीं है। कात्यायन जी, दो बातें कहना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो समाजवाद की चर्चा कर रहे थे। वो बड़ा अफसोस आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवाद दोनों नदी के दो किनारे और उस तरह के समाजवाद का वो पक्ष रख रहे थे कि उनका भारत सरकार का मंत्री ये कह रहा है कि गोली मारो, जो शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं आपके चैनल पर, आपका जिम्मेदार चैनल है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते कि समाजवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। और इनको जब सीख दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की, तो ये कितना अच्छा राजधर्म निभा रहे हैं वो आप देख चुके हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं अफसोस कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन हम और आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी की उसी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा झाजी आप जब बोलेंगे ना तो फिर आधी अधूरी बात क्यों की है? आप कहिए ना, कहा कि गद्दारों को गोली मारने की बात किया, गोली मारने की बात की मैं निंदा करता हूं, लेकिन गद्दार से स्वयं आपने को क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं कि आप ही को क्यों कहा जा रहा है? आपको अगर देश के प्रति वफादार हैं तो कहिए कि हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हमको मारने की बात नहीं कही गई है। आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। गोली मारने को करते हैं ना? नहीं, मैं इस बात की निंदा करता हूं। कौन गद्दार है? मैं इस बात की निंदा करता हूं। कौन गद्दार है? कौन गद्दार है झाजी, पहले ही बताइए। ये तो स्वयं आप कर रहे हैं। आप कांग्रेसी या अन्य जो लोग हैं, सुनिए, आप भाजपाई बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, लड़ाई उसको मत कीजिए। आप वो ये कह रहे हैं, आपने सवाल उठाया, उस पर बीजेपी ने इनका जवाब है। इनका ये कहना है कि अगर ये गद्दार की बात कर रहे हैं तो उस पर कांग्रेस उसको अपने आप से क्यों जोड़ ले रही है? वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस कहां जोड़ रही है? हम तो पूछ रहे हैं कि भाई गद्दार को गोली मारो। भारत सरकार का मंत्री जो संविधान का शपथ ले रहा है और उसके बाद देश की सुरक्षा की बात करता है, वो गोली मारने की बात करता है। संविधान की शपथ की बात आप करते हैं, उसी संविधान द्वारा सीएए पास है, आप उसको विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एनआरसी को मुद्दा बनाकर, या कहते हैं सीएए को मुद्दा बनाकर, अगर कोई ये नारा लगाता है कि देश के टुकड़े कर देगा, क्या वो गद्दार है या नहीं? कांग्रेस क्या सोचती है? सीधे तौर पर बताइए। 100%, 101%। लेकिन अगर ये कोई बोलता है कि तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, सुनिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस गद्दार को देखने के लिए, मिलने के लिए, जो देश को टुकड़े करने के लिए नारे लगाते थे, उनसे मिलने के लिए आपके नेता राहुल गांधी जी गए। आप इसकी निंदा करते हैं, आप उनके खिलाफ झाजी अपना चरित्र मत दिखाइए। सुनिए, मैं आपके ही चरित्र की बात कर रहा हूं, मैं अपने चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं। हम तो एक मिनट आनंद जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि वो टुकड़े करने वाले देश के विरोधी हैं तो आपके नेता गए कि नहीं मिलने के लिए? आप उनको, आनंद जी इतना तो सीख, आनंद जी एक मिनट, इतना तो सीख लीजिए कि जब दूसरा बोल रहा तो सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आजमी बारी साहब। दूसरी बात हम हाँ, अब जल्दी से संक्षेप में बोलिए। हमारे साथ माधव जी भी जुड़े हैं, उनको भी फोन लाइन पे जुड़े हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी कहना चाहता हूं कि मैं नीतीश कुमार की बातों को हम लोग नहीं समझा। नीतीश कुमार ने जब कहा था, ये अलग बात है कि आज नीतीश कुमार किनके साथ है, वोट किसके लिए, किनके साथ है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। फिर आप ताना क्यों मार रहे हैं भाई? कौन सी पार्टी किसके साथ बदल कर नहीं जाती है? आप उस पर बार बार उस पर आगे क्यों अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं? जाने दीजिए, अगर आपको कोई पीड़ा नहीं है तो कहिए कि ठीक है, जहां जाएं। हाँ, जहां जाए हमको से मतलब जो उन्होंने कहा है हम उसको कहें कि आज एनआरसी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना, बहुत गंभीर इशू है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जलाओ पार्टी है।
आज बेजरूरत जब देश की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिस तरह से भी एनआरसी, सीसीए, पहले सीएबी, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। तो आज पूरे देश को उलझा करके आपने रख दिया। अगर आप ये अर्थव्यवस्था को देखते, आप गरीबी की वस्तु देखते, आप ये देखते कि नौकरियां कैसे मिलती हैं, आप ये देखते कि फैक्ट्रियां कैसे चालू होती, आप देश की जनता की परेशानियों को देखते। चलिए ठीक है, हमारे साथ माधव आनंद जी जुड़ गए हैं, आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आ रहे हैं आजमी बारी साहब, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, थोड़ा सबसे प्रतिक्रिया लेंगे। एनआरसी को क्यों जोड़ रहे हैं सीएए से बार बार? यही तो बार बार सत्ता पक्ष बोल रहा है। माधव जी, जब बीजेपी ने आज स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार, माधव जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं अभिषेक जी। जब स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने कि एनआरसी का कोई प्लान ही नहीं है फिलहाल, क्या यह नहीं लगता है कि विपक्ष जो इस वक्त दिल्ली में भी इसको मुद्दा बना रहा है चुनावी रैलियों में, अचानक से जमीन खींच ली आपके नीचे से केंद्र ने? अभिषेक जी, पहले तो क्षमा चाहूंगा आपसे कि मैं नहीं आ पाया, क्योंकि निश्चित रूप से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन जहां तक बात एनआरसी की बात है, देखिए जब सीएबी से सीए बनवा दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने, सबसे बड़ी समस्या तो वही हो गई। धर्म के आधार पे जो है तो आपने नागरिकता देने की बात कही। हम लोगों के आपके चैनल पे कई बार मैंने खुद डिबेट पे बैठा हूं, जहां मैंने बताया कि सीए में क्या ऑब्जेक्शनेबल है। सीए जो तो आपके मिनिस्ट्री का मंत्रालय का वेबसाइट ही कहता है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एनआरसी। आपने अभी तक वेबसाइट में सुधार नहीं हुआ है। कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा अभिषेक जी, जब इनकी मनसा और नियति पे साफ नहीं हो तो अभी तक आप आनंद जी बोल रहे थे, आज तो मैं चैनल के आपके स्टूडियो में नहीं हूं, आप उनको वेबसाइट में दिखा सकता हूं अगर वहां रहता मैं। एनपीआर पहले भी हुआ है, तब तो सवाल नहीं उठे थे। बार बार इसी मुद्दे पर आप आ रहे हैं, बार बार आप एनआरसी पर केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं करना, लेकिन आप जोड़ रहे हैं। भाई सीएए जो है, सीएए के जो प्रावधान है वो नए नहीं है, तो क्या आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? ये पहले भी था कि अल्पसंख्यकों को लेना है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अभिषेक जी, यही केंद्र सरकार के मंत्री लोकसभा में एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि जैसे मैं एनआरसी पूरे देश में लाऊंगा, एक घुसपैठ। अरे भाई, मंत्री ने कहा तो प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। आज गृह राज्य मंत्री ने रिटर्न में सदन में दे दिया कि नहीं है। पार्लियामेंट में बोल दिया, कहेगा कि मैं लागू करूंगा, आज मना कर दिया, कल फिर कहेगा मैं लागू करूंगा। इनके बातों में विश्वसनीयता नहीं है, इनकी नियति सही नहीं है, इनकी नियति स्पष्ट नहीं है। ये देश को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पे, युवाओं की। आनंद जी इसका जवाब दीजिए। नहीं, माधव जी मानने को तैयार नहीं, आप रिटर्न में दे दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए। आप क्या इस देश को यमन बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? ये देश 750 वर्षों से गुलाम रहा, और इस देश की आज एक जनता जो भारतीयता में विश्वास रखती है, वो चाहती है कि भारतीय एक गर्व से अपना सर उठा के लोगों के बीच, दुनिया के बीच कह सके कि मैं भारतीय हूं। और आज वो दिन आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष जो है महसूस कर रही है। ऐसा नहीं लगता है कि सीएए को या एनपीआर को एनआरसी से अलग करने को विपक्ष तैयार ही नहीं है? उसे लग रहा है कि अलग करेंगे तो जनता शायद। इन लोगों को ये संविधान का हवाला देते हैं, संविधान के सर्वसम्मत संविधान के बारे में ये जानते नहीं है और नहीं जानते हैं, और साथ साथ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संसद के द्वारा पारित कानून का विरोध कर रहे हैं। ये क्या संवैधानिक है? ये गैर संवैधानिक है, और इन लोगों ने गैर संवैधानिक कार्य किया है इस तरह का विरोध करके। चलिए डॉक्टर संजय एक मिनट, माधव जी एक मिनट, डॉक्टर संजय एक मिनट डॉक्टर संजय, हाँ आ रहे हैं माधव जी, फिर आते हैं आपके पास। डॉक्टर संजय एक मिनट, आजमी बारी साहब एक मिनट। डॉक्टर संजय, जब एक बार केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया, ठीक है, भविष्य में क्या होगा ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार फिर पलट जाएगी। अरे भविष्य में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नई सरकार कभी आएगी तब क्या करेगी, ये तो कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि अभी जब केंद्र सरकार ने रिटर्न में दे दिया सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड, फिर इसके बाद बहस क्यों जबरदस्ती एनपीआर को या सीएए को एनआरसी से जोड़कर जनता के बीच विपक्ष लेकर जा रहा है? नहीं, सबसे पहली चीज तो कि मुझे यह कहना है कि सीएए के साथ ये एनपीआर और एनपीआर में भी जो क्लाउजेज जोड़े गए हैं उसको और एनआरसी को क्लब क्यों कर रहे हैं लोग? सीएए अलग है, और ये तो हर पार्टी से पूछा गया कि क्या आप सीएए के विरोधी हैं? सीएए में कोई ऐसी बात है
जिससे इस देश के किसी नागरिक का कोई नुकसान होता है? सब लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब आ जाते हैं एनआरसी। अगर एक राज्य में इस देश में हुआ, असम में, तो वह सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी 1400 करोड़ उस पर खर्च आए, 52,000 कर्मचारियों को उसमें लगाया गया। तो अभी देश उस हालात में है भी नहीं कि अगर केंद्र की सरकार चाहेगी तब भी एनआरसी नहीं करा पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, चूंकि उसके प्रोसेस है, बिल्कुल एनआरसी ऐसे ही कुछ नहीं है कि कोई पार्लियामेंट में बोल दिया और एनआरसी शुरू हो जाएगा। उसके कई प्रोविजन है, और वो प्रोविजन में कोई प्रोविजन को अभी तक टच तक नहीं किया गया है। तो जब तक वो प्रोविजन ही नहीं बना है, फिर वो एनआरसी आने की बात कहां से है? और मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को ज्यादा मजबूती से इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है कि अभी यही बात नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने भी उठाया था और कहा था कि यह विपक्ष तब चुप हो जा रहा है जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी एनपीआर का काम हुआ था। ये तब विपक्ष चुप हो जाता है जब 1947 में देश के आजाद के बाद महात्मा गांधी के ये शब्द थे कि हमारे पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक हैं वो हमारे देश में आना चाहें तो उनका स्वागत करके उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ही नहीं, महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि अगर बंटवारे के बाद लोग चले गए हैं पाकिस्तान और पुनः वो भारत आना चाहते हैं तो न केवल हम उनको नागरिकता देंगे बल्कि उनकी हम जीविका की भी व्यवस्था करेंगे। नेहरू और लियाकत अली खान का जो पैक्ट है उसको देख लीजिए। युगांडा से जब शरणार्थी आए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगर उनको नागरिकता दी, अगर वो ईरान से आए पारसी समाज के लोग तो गुजरात और महाराष्ट्र में उनको नागरिकता दी गई। 4 लाख श्रीलंकन आए, उनको नागरिकता दी गई। और विगत 6 वर्षों में 2,500 पाकिस्तान, 914 लोग जो आए बांग्लादेश से और 174 अफगानिस्तान से, इन लोगों को भारत ने नागरिकता दी, जिसमें 566 मुसलमान थे। ठीक है, अदनान सामी और तस्लीमा नसरीन 2 बड़े नाम थे, उनको नागरिकता मिली। लेकिन कहां कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर के रहना चाहता है, क्यों नहीं नागरिकता देंगे? के माध्यम से इस तरह की बात क्यों नहीं नागरिकता देंगे? वही चीज है क्या जो बात। एक मिनट लेकिन माधव जी, ये वाकई बड़ा सवाल है। एनआरसी आप समझते हैं? आपको एनआरसी और एनपीआर समझते हैं कि क्या है? कुछ नहीं आप समझते हैं। आज भी ऐसे नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती मत थोपिए अपनी सोच को। आजमी बारी प्लीज, आप जबरदस्ती मत कीजिए। माधव आनंद जी, आप लोग क्यों भड़का रहे हैं जनता को, क्यों बरगला रहे हैं जनता को? काम नहीं कीजिए। और एक बात माधव आनंद जी, जनता को बरगला रहे हैं आप लोग सीधे तौर पर। एक मिनट डॉक्टर संजय, एक मिनट डॉक्टर संजय प्लीज। आप पढ़िए कि एनपीआर क्या। आजमी बारी साहब प्लीज। दूसरा कहाँ बदला? वही एनपीआर है जो एनपीआर के बदला है। कहाँ बदला? पैदा हुआ कहां पैदा हुए? एक मिनट डॉक्टर संजय और आजमी बारी जी। डॉक्टर संजय प्लीज। अगर डिबेट ही नहीं, घर डाइवर्ट करते हैं आप चैनल में, करते हैं। आपको जानकारी नहीं है एनपीआर क्या है? आपको नहीं पता। कांग्रेस एनपीआर लाएगी, कांग्रेस जो एनपीआर लाएगी वही एनपीआर है। अभी आपको नहीं पता है, वही एनपीआर है। आपको नहीं पता, वही एनपीआर है। एक मिनट आजमी बारी आप अपनी सोच थोपिए मत जबरदस्ती प्लीज। किस तरह से ये बात? एक मिनट डॉक्टर संजय, एक मिनट रुक जाइए। देखिए माधव आनंद जी, बरगलाइए मत जनता को प्लीज, अगर वही है तो बरगलाइए मत इस तरीके से। वही एनपीआर है तो हम मानने को तैयार हैं। माधव आनंद जी, अभिषेक देखिए जनता को आप लोग सीधे तौर पर बरगला रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है। अभिषेक जी, बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, अगर हम लोग बरगला रहे हैं एनपीआर तो माननीय नीतीश कुमार जी भी 10 दिन पहले तब कहां थे जब कांग्रेस की सरकार एनपीआर कर रही थी? तब कहां थे जब 1947 में ही यह फैसला हो गया था? अभिषेक जी, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि जिस एनपीआर का आप कह रहे हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो आप बता दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं कि एनपीआर में जो प्रावधान किए, जो प्रावधान नए जोड़े गए हैं, तो आप ये कहिए ना, प्रावधान को लेकर आप ये कर रहे हैं।
अगर वो 1-2 क्लॉज जोड़े गए हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि केंद्र से बात करेंगे, बात खत्म। आज जरूरत है देश की। आप एनआरसी को जोड़ क्यों रहे हैं उससे? एनआरसी को क्यों जोड़ रहे हैं माधव आनंद? जरूरत है एक एक गरीब परिवारों को। ये माधव आनंद तय नहीं करेंगे, ये माधव आनंद या आजमी बारी तय नहीं करेंगे, ये जनता पर छोड़िए। भारत की जनता करेगी अभिषेक जी, ये भारतवर्ष की जनता तय कर रही है। तो बरगलाइए मत, एनआरसी को मत जोड़िए उससे। आप भड़का रहे हैं जनता को, बांटने की कोशिश कर रही है। आप जनता को भड़का रहे हैं माधव आनंद, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग देश को सीरिया और यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या फिर कह दीजिए कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इसके लिए देश को बांटने की बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में अरविंद केजरीवाल भी और राहुल गांधी भी जाते हैं। ये उन लोगों में से हैं। ये देश की सुरक्षा ऐसे नहीं, बिल्कुल ये ऐसे नहीं चलेगा। आजमी बारी की अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, आप उनसे भी किसी सियासी पार्टी की तरह उलझ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे आप अपनी बात उन पर थोप रहे हैं जबरदस्ती। ऐसे कैसे करेंगे आप? हम कह रहे प्रावधान एनपीआर में जो प्रावधान जोड़ा गया, कह रहे हैं कि एनपीआर जो आजमी बारी कहेंगे उस पर हाँ कर देना, ये मेरी बाध्यता नहीं हो सकती। कर रहे हैं कांग्रेस नहीं, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते किसी को। लाइक नहीं लाई, वो भी एक्सपर्ट बता दीजिए आप। नहीं, अगर वो प्रोविजन जोड़ा गया उस पर आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन एनपीआर कांग्रेस लाइक नहीं लाई। नहीं, तो आप एनआरसी को जोड़ क्यों रहे हैं उससे? एनआरसी को क्यों जोड़ रहे हैं उससे? हम एनआरसी को नहीं जोड़ रहे हैं। आप जोड़ रहे हैं। आप हर चुनावी रैली में एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं, हर चुनावी रैली में आप बात कर रहे हैं। आप शाहीन बाग में समर्थन कर रहे हैं, कैसी बात करते हैं आप? हम आप एक मिनट समय दे, 1 सेकंड समय दे दीजिए हमको। मैं बिल्कुल एनपीआर का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसमें जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसका विरोध कर रहा हूं। हाँ, तो फिर तो मैं मानता हूं, फिर आज के बाद आप एनआरसी का बात अपनी जुबान पर मत लाइए, फिर बंद करिए एनआरसी का चैप्टर। कोई मतलब नहीं है, कोई बात। हम ये कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।